नमस्कार दोस्तों, मैं करम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद करम में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में ये मेरा दूसरा वीडियो हैगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, दूसरा 1781 का संशोधन अधिनियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको पता है कि 1773 का रेगुलेट एक्ट कंपनी के रेगुलेट करने के लिए लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनी बहुत ही युद्धों में इन्वॉल्व हो रही थी, कंपनी में वित्तीय स्थिति डगमगोल हो रही थी। सेकंड, भारतीयों का बहुत अधिक विष था, भारतीयों का अत्यधिक शोषण भी हो रहा था। इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी साख में भी कुछ कमी आ रही थी, उसको भी अपनी साख बचानी थी। कमियों को दूर लाए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाए, लेकिन वो भी अपनी कमियों से ग्रसित हो गया। उसके समाधान के लिए 1781 का संशोधन एक्ट लाएगा। दोनों के बावजूद फिर भी अब 1773 का जो कमियां थी, जो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई। फिर भी कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई ज़्यादा सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और भारतीय की स्थिति तो वैसे ही स्थिति गंभीर थी। ठीक है, तो उसकी इसी क्रम में अब कंपनी पर बहुत अत्यधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, जो कि एक युवा प्रधानमंत्री थे। उनकी सोच काफ़ी एडवांस थी। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था, फिलहाल उसको कंपनी पर रेगुलेशन नहीं करना था, उसका मुख्य उद्देश्य बन गया था कि इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। और इसी नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में वो एक एक्ट लेकर आते हैं और उसी के नाम से ये एक्ट बनता है, जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और क्योंकि इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो कुछ अभी भी सैन्य युद्ध लड़े जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या थी, वे हारे भी गए हैं। कई युद्धों में कंपनी इन्वॉल्व भी हो रही थी, क्षेत्रों का भी विस्तार कर ही रही थी। ठीक है, कुछ जीत रहे थे, कुछ हार रहे थे, जैसे आंग्लो मराठा युद्ध हार गए थे। तो इसी क्रम में जो है कि एक्ट लेकर आते हैं गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट का जो पहला ही कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रावधान किया इस एक्ट के अंतर्गत लाया गया कि वो कंपनी के जो वाणिज्य और राजनीतिक कार्य थे उनको पृथक पृथक करने का प्रयास किया गया। क्या था, कंपनी काम कर रही थी यहाँ पर, वो शासन भी कर रही है, व्यापार भी कर रही है। पहले दोनों काम कर रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसके कार्यों को अलग अलग कर दिया और उन कार्यों को अलग अलग करने के लिए एक अलग अलग बॉडी ही बना दी कि इस कार्यों की देख रेख संरचना इस बॉडी के अंतर्गत की जाएगी और इन कार्यों की देख रेख का जिम्मा इस बॉडी के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्य दोनों को पृथक पृथक करने का प्रयास किया गया, दोनों को पृथक किया गया। दूसरा, कंपनी के वाणिज्य कार्यों के लिए जो व्यापारिक संबंधी कार्य थे, वाणिज्य कार्य थे, उनके कार्यों के हेतु, उनके कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी में जो जिसका पैसा लगा होता है, इन्वेस्टर लगा होता है, उनकी जो बॉडी होती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने पहले ही बताया था, उनको वाणिज्य कार्यों की जिम्मेवारी दी गई है। कंपनी के वाणिज्य कार्यों के हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी जिम्मेवार होगी और राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि कंपनी काम कर रही है इंडिया में और दो बॉडी, ऑलरेडी एक बॉडी तो पहले ही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि उनके इन्वेस्टर की बॉडी थी, वो इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड में ही एक बॉडी नई बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस कार्य के लिए, कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, उन पर निगरानी करने के लिए, उनके देखरेख के लिए एक बॉडी बनाई गई। कहाँ पर, इंग्लैंड में, और उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इंग्लैंड में ही एक बॉडी पहले से थी जो इन्वेस्टर की बॉडी थी, कंपनी में जो इन्वेस्ट किया गया था
इन्वेस्टरों के द्वारा उनकी बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसका प्रबंधन था, उसका काम क्या था, कंपनी के वाणिज्य कार्यों की देखरेख करना, उसका प्रबंधन करना, उस पर निगरानी रखना। तो कंपनी काम कर रही है एक भारत में और उनकी देखरेख दो अलग अलग कार्य है, वाणिज्यिक और राजनीतिक। उनके लिए देखरेख प्रबंधन के लिए दो अलग अलग बॉडी बना दी इंग्लैंड के अंदर, एक आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ऑलरेडी पहले थी और दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे, कुल 6 सदस्य थे। पहले एक राज्य सचिव था, दूसरा एक वित्त मंत्री और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के थे। ये वही प्रिवी काउंसिल थी जो इंग्लैंड का जो क्राउन था उसको सलाह देने वाली संस्था थी। यानी कि इंग्लैंड के क्राउन को सलाह देने वाली संस्था से 4 सदस्य, एक राज्य सचिव और एक वित्त मंत्री किसके अंदर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्यों की एक बॉडी बनाई गई राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए। दूसरा, कार्यकारी परिषद में जो 4 सदस्य थे, भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 1773 के अंतर्गत एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, उसमें 4 सदस्य थे उन 1773 के एक्ट के तहत। बट अब उसको 4 सदस्यों की जगह क्या कर दिया, अब उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक कमांडर इन चीफ जरूरी होएगा। कमांडर इन चीफ एक जरूरी होएगा। तो टोटल अब अगर हम गवर्नर जनरल भी इंक्लूड कर ले तो गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य, तो टोटल 4 सदस्य हो गए। और उससे पहले कितने हो जाएंगे, 1773 के तहत 4 प्लस 1 यानी कि गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य। तो अब इनकी संख्या 3 से 4 से कितनी होगी, 3 हो गई। सेकंड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी बनी थी, ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी, यानी कि जो भारत के अंतर्गत जो कंपनी का क्षेत्र था, कंपनी जिस पर शासन कर रही थी, नियंत्रित भारत का नियंत्रित क्षेत्र था, उसके सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का जो अधीक्षण और नियंत्रण करने में सशक्त बना देगा। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के अंतर्गत जो कंपनी का क्षेत्र था उसके अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नागरिक संबंधित, सैन्य संबंधित और राजस्व संबंधित जो भी गतिविधियाँ हो रही थी, उन पर क्या करना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को निगरानी रखनी थी, उन पर नियंत्रण रखना था, कहीं कोई गलत कदम न उठा लिया जाए। ठीक है, उन सब की जिम्मेवारी किसकी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को थी। जो यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब कुछ जिम्मेवारी किसको देती है, सबको जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी आगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फुल पावर दी गई थी, कहाँ तक, सारे डॉक्यूमेंट तक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारे डॉक्यूमेंट तक इसकी पहुंच सुनिश्चित कर दी गई थी, सारे डॉक्यूमेंट तक इसकी पहुंच क्या कर दी गई थी, सुनिश्चित कर दी गई थी। आप भारत के ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो वो उसको देने से मना कर दे, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से कोई डॉक्यूमेंट मांगे या कहीं जाने की इच्छा हो उनके सदस्यों की देखरेख करने की हो, किसी फोर्ट में कोई गतिविधियाँ हो रही है तो आप वो जा सकते हैं, उनको इतनी पावर होती है, उनको इतनी पावर दे दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल स्टाफ और गवर्नर जनरल के स्टाफ को भी ये ही बॉडी भेजती थी। अब पहले क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भेजते थे गवर्नर जनरल को, लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल और उसका जो स्टाफ है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही भेजेगा। तो ये 5-6 प्रावधान उसमें किए गए, बदलाव किए गए कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, उसके राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर उसको अच्छे से नियंत्रण करने के लिए, निगरानी रखने के लिए 2 अलग अलग बॉडी बना दी गई। 2 अलग अलग बॉडियों को आपको जिम्मेवारी दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण और निगरानी रखी जा सके। भारत के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया गया कि कंपनी का जो क्षेत्र था वो अब ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र मान लिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपना आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया, यानी कि मेरा अधिकार है
कंपनी ने जो भारत के अंतर्गत शासन करे थे जिस क्षेत्र पर, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अधिक और भी राज्य और भी प्रदेशों पर, क्षेत्रों पर, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना अधिकार क्षेत्र मान लिया। दूसरा, वही कंपनी के जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, उनके सदस्यों की संख्या 4 से करके 3 कर दी गई। उनकी संख्या 4 से करके 3 कर दी गई। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, अब वे बंगाल की प्रेसिडेंसी के क्या हो गई, सबऑर्डिनेट हो गई। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। लेकिन अब पूरी ही प्रेसिडेंसी क्या होगी, बंगाल की सबऑर्डिनेट बन गई। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल की सबऑर्डिनेट बन गई। साथ ही जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सबऑर्डिनेट बन गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल दोनों की क्या बन गई, सबऑर्डिनेट बन गई। वो अब किसके अधीन होगी, इन दोनों के अधीन होगी। गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार दे दिया गया, कास्टिंग वोट का अधिकार दे देगा, यानी कि निर्णायक वोट। ये निर्णायक वोट कैसे होती थी कि मतलब जैसे कोई भारत के अंदर जो क्षेत्र था, अगर कोई निर्णय लेना है, किसने, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने लेना है। निर्णय होना है बहुमत के थ्रू, निर्णय होना है बहुमत के थ्रू। और पहले सदस्य थे 5, अगर हम बात करें गवर्नर जनरल को भी इंक्लूड कर ले तो पहले सदस्य थे 5। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब सदस्य हो गए 3, 4 से हो गए 3 और एक गवर्नर जनरल, तो टोटल हो गए 4। अगर किसी पर निर्णय आता है, कोई डिसीजन लेना है और उसमें 4 में से 3 एक साइड हो गए, एक साइड हो गए, तो ये विजय हो जाएगा, तो इसकी बात मान ली जाएगी। और 4 में से अगर अब 2 का हो जाता है, ठीक है, 2 सदस्य हो गए, एक सदस्य इधर हो गया और प्लस एक आपका गवर्नर जनरल हो गया, और 2 सदस्य यहाँ पर, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, तो बराबर बराबर हो गया। अब किसका बात मानी जाए, अब तो बराबर बराबर मत हो गया। तो गवर्नर जनरल को निर्णायक वोट का मत दे दिएगा, अधिकार दे देगा। अब गवर्नर जनरल दोबारा वोटिंग कर सकता है, गवर्नर जनरल दोबारा एक बार और वोट कर सकता है, और जब वो दोबारा वोट करेगा तो वो अपने अनुसार ही वोट करेगा। तो इसकी जो है वो दोबारा वोट करेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इनकी संख्या कितनी बन जाएगी, अब 3 हो जाएगी और इधर 2 हो जाएगा। तो बात किसकी मान ली जाएगी, गवर्नर जनरल वाले पक्ष की बात मान ली जाएगी। तो इस तरह से वो निर्णायक वोट का अधिकार किसको दे देगा, गवर्नर जनरल को दे देगा। तो ये कुछ प्रावधान थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के। बड़ा आसान है, बस ये को याद रखना है कि कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर देगा। वाणिज्य कार्यों के लिए पहले से बॉडी थी COD, और राजनीतिक कार्यों के लिए एक बॉडी बना दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोनों को अलग अलग काम दे दिए गए। ठीक है, यही मेन पॉइंट याद रखना, इससे आपके सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य कम करके 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक सदस्य का कमांडर चीफ होना जरूरी था। ये सब आप रिपीट कर लेना, रिवाइज करना, बड़ा आसान हो जाएंगे, याद हो जाएगा। सेकंड, अब उसकी बात करते हैं कि जो प्रावधान थे इसका विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो देखते हैं, मूल्यांकन में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट रखने होते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट की। पहला पॉइंट होता है, देखते हैं कि महत्व का है। महत्व ये हो गया कि अब कंपनी पर दोहरा नियंत्रण हो गया। अब कंपनी पर दोहरा नियंत्रण हो गया तो अब कंपनी बहुत ही मनमाने ढंग से काम नहीं कर पाएगी। किस किस का नियंत्रण हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक वाणिज्य कार्यों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक कार्यों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वाणिज्य कार्यों के लिए। दूसरा महत्व यह है कि कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था
उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना आधिपत्य क्षेत्र मान लिया। यानी कि कंपनी का भारत के अंतर्गत जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना आधिपत्य क्षेत्र मान लिया कि इस पर हमारा यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार। कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। इसलिए भी ये प्रावधान क्या है? महत्वपूर्ण है। इसलिए भी ये कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्योंकि कंपनी के कार्य तो मेन कार्य तो उसका वाणिज्य था, व्यापार था, तो इसके लिए जिम्मेवार बॉडी सीओडी होगी और राजनीतिक कार्य प्रशासन के लिए जिम्मेवार बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो पावर दे दी गई, तो वीटो पावर दे दी गई तो इससे केंद्रीकृत शासन को मजबूत हुआ। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो पावर दी गई और मद्रास और बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी उसके अधीन आ गई, और उसके अधीन आ गई तो उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय किया जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग, और उसको वीटो पावर दी गई। अगर कोई किसी विवाद पर कोई वह अपना वीटो पावर को यूज कर सकता है। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन को संपत्ति का खुलासा करने में भी यह अधिनियम महत्वपूर्ण था। अब उस कंपनी कर्मचारियों को अपनी जो संपत्ति थी उसका खुलासा करना होता था, जिससे क्या होएगा? उनकी क्या होगी? जवाबदेही पर क्या लगेगा कि शुरुआत होगी। यानी कि अब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि संपत्ति कहाँ से आई है, इतनी संपत्ति वो आपको बताना पड़ेगा। क्राउन था, इस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन को कंपनी की सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए एक संरचनात्मक आधार तैयार किया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सत्ता को क्राउन को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक आधार तैयार किया। कैसे? क्योंकि उसके आधे कार्य किसको दे दी गई? राजनीतिक कार्य किसको दे दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई किसने थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या सदस्य थे? 6 सदस्य थे। राज्य सचिव, वित्त मंत्री और क्राउन को सलाह देने वाली बॉडी के 4 सदस्य। और वो किसके प्रति जिम्मेवार थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और उसको काम क्या देगा थी? जो कंपनी भारत में काम कर रही है उसके जो सैन्य, राजस्व और नागरिक संबंधी जो भी गतिविधियाँ है उन सब पर उसको नियंत्रण रखना है, उन सब का प्रबंधन करना है, उन सब पर निगरानी रखनी है, और उन सब की डे बाय टू डे आपको अपडेट किसको देनी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो कंपनी का तो आधे से अधिक प्रशासनिक अधिकार तो सारा क्या हो गया? ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया? कंपनी से एक आधार तैयार कर रही है क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक आधार तैयार कर रही है कि कंपनी को यहाँ से इसको हटाया जाए, यानी कंपनी को भगाया जाए और भारत पर किसका शासन कर ले जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो धीरे धीरे अब अपना ये आधार तैयार कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनेगी उसके अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आगे कदम उठाती रहेगी। ठीक है, तो ये इसके महत्व थे इस अधिनियम के। और कुछ कमियों पर चर्चा कर लेते हैं। कमियां भी है कि ऐसा तो नहीं होगी कोई भी विधेयक है या कोई इंसान है कुछ भी है तो उसमें कुछ कमियां नहीं हो, तो कमियां भी होएगी। कुछ पॉजिटिव फीडबैक होता है तो कुछ नकारात्मक भी होते हैं। तो निगेटिव में पहला होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर, इनके अधिकारों के बीच जो सीमाएं थी वो स्पष्ट नहीं की गई। और जो अधिकारों के बीच सीमाएं थी वो स्पष्ट नहीं की गई, तो जिससे क्या होएगा? प्रशासनिक भ्रम और संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, कारण क्या था कि दोनों के कार्य तो अलग अलग कर दिए गए, लेकिन उनके अधिकार क्या, उनसे किसके अधिकार है, किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत का कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो दोनों के अंतर्गत आते हैं, तो उन पर उस कंडीशन में उन पर तो क्या बन जाती है? एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि ये
ये काम ये करेगी या ये करेगी, या फिर दोनों को अधिकार होता है कि ये मैं करूँ ये मैं करूँ, ठीक है। तो वहाँ पर एक भ्रम की स्थिति बन जाती है, संघर्ष की स्थिति बन जाती है, जहाँ पर कोई कार्य दोनों की कैटेगरी में शामिल होने के लिए उसमें विशेषताएं होती है। तो इन दोनों के अधिकारों के बीच जो अधिकारों की जो स्पष्ट सीमा का अभाव होने के कारण भ्रम और प्रशासनिक स्थिति, भ्रम और संघर्ष की स्थिति बनी रही, ये इसमें कमियां थी। दूसरा, आपातकाल की स्थिति के दौरान गवर्नर जनरल की जो सैन्य शक्ति थी या सैन्य कमान थी वो छीन ली गई, और जब उसकी सामान्य छीन ली गई तो उसकी आपातकालीन संकटों पर उसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता में क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग बॉडी थी उसमें एक सदस्य कमांडर इन चीफ का होना ज़रूरी था, और गवर्नर जनरल की जो जो कमांडर इन चीफ था उसको सारी सैन्य शक्ति किसको दी गई, कमांडर इन चीफ को। किससे ले गए, गवर्नर जनरल से ले गई। तो उसकी शक्ति क्या गई, घट गई। कमांडर इन चीफ की जो कमान थी, सैन्य शक्ति कमान थी, वो छीन ले गई। परिणाम क्या हुआ, जो युद्ध होने लगे उनको पड़ोसी राज्यों से या जिसको वो हड़पना चाहते हैं या किसी से भी हो रहे थे, तो उसको उस पर प्रतिक्रिया देने में जो गवर्नर जनरल की जो क्षमता थी वो उसमें क्या आई, कमी आई। एक ये भी इसकी कमियों को उजागर करता है इस अधिनियम की, इस एक्ट की। दूसरा, नियंत्रण की दोहरी प्रणाली ही स्वयं की असक्षमता का स्रोत बन गई। नियंत्रण क्या दोहरा, किस किस का, सीओडी और बीओडी का, किस पर, कंपनी पर, दोनों के अलग अलग कार्य। तो क्या हुआ कि कंपनी और ब्रिटिश राजशाही कभी कभी भारतीय प्रशासन में परस्पर विरोधी हितों का पीछा करती है। दोहरी नियंत्रण प्रणाली से क्या हुआ कि कंपनी और ब्रिटिश राजशाही यानी कि बीओसी क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रशासन में परस्पर कभी कभी क्या हुआ, विरोधी उद्देश्यों का पीछा करते रहे। सेकंड, एक निगेटिव कमियां थी इसकी कि इसने भारतीय आबादी के कल्याण के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं आया, उसके संबंध में तो कुछ कदम ही नहीं उठाए। ब्रिटिश एक्ट में भारतीय आबादी के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, ये भी एक इसका निगेटिव है। दूसरा, नियंत्रण बोर्ड जो बीओसी था उसको स्वतंत्र शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। बीओसी को स्वतंत्र शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी, अभी भी भ्रष्टाचार बना हुआ था कंपनी अधिकारियों में। अभी भी क्या बना हुआ था, अभी भी भ्रष्टाचार बना हुआ था कंपनी के कर्मचारियों में। भले ही नियम लागू हो गए थे बट उसका भय नहीं था। कंपनी के कर्मचारी समय परिस्थिति के अनुसार रिश्वत और भ्रष्टाचारी में लिप्त पाए गए थे, ठीक है। वह अभी भी अपनी जेबों को गर्म कर रहे थे। तो ये कुछ कमियां थी इसकी, कुछ मैंने प्रमेय तो बताए हैं, ठीक है। और इस एक्ट से संबंधित जो भी डायमेंशन थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है सारों को। और अगर कोई आपकी नॉलेज में हो कुछ और भी तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं, वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं। लिखने का क्रम मैंने वही बताया कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से लिखिए, और आप उसका जो क्वेश्चन का कंक्लूजन पार्ट है, निष्कर्ष है, उसको अच्छे से लिखिए। और जो उसकी मेन बॉडी है उस मेन बॉडी में आप कौन कौन से पॉइंट डालोगे उनको आप पॉइंट वे में रख लीजिए, ठीक है। मतलब ये एक ड्राफ्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करना और जल्द से जल्द कोशिश करना कि 2 से 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को फिनिश कर ले। पहले सोचो कि कैसे कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट लिखने हैं, और उसके बाद लिखना जैसे स्टार्टिंग करो कलम लग की, और उसके बाद एंड द क्वेश्चन, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसकी बात करता हूँ कि परिणामतः यह अधिनियम क्या है, क्राउन को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक संरचना तैयार करने और ब्रिटिश शासन की संरचना पर केंद्रित था। ये बात तो है ही। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मामलों पर और अधिक नियंत्रण रखने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। समीक्षा करें। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट था वो भारतीय मामलों पर और अधिक नियंत्रण करने के लिए लाया गया था।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी आपने समीक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्राउन को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए संरचनात्मक आधार तैयार करता है। समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्राउन को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक संरचनात्मक आधार तैयार करता है। समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इंग्लैंड के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा बड़ी सूझबूझ से लाया गया अधिनियम था, परंतु यह भी अपनी कमियों से अछूता ना रहा। इसको भी आपने समझाना, एक्सप्लेन करना है। अब एक दूसरा अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, और ये विशेषकर लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है। ये 86 का अधिनियम लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है। इसमें कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं है, 2 ही है, बस एक शर्तें है, प्रावधान नहीं है। क्या है कि जो लॉर्ड कार्नवालिस था ये इंग्लैंड के अंदर सैन्य अधिकारी था, यानी कि एक छोटे से पद से इसने सैन्य सेवा स्टार्टिंग की थी, और प्रमोशन होते होते एक बड़े उच्च पद पर, जो सेना के उच्च पद पर आ गया था, क्योंकि अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण। ठीक है। इस पर जो प्रधानमंत्री था, पिट्स, जो विलियम पिट्स था, उसकी नज़र थी, तो इसने इसको ऑफर दिया कि आप जब भारत में जाइए गवर्नर जनरल बन के। तो इसने कहा, तो इसने वहाँ पर गवर्नर जनरल बनने के लिए इसने प्रधानमंत्री से 2 शर्तें रखी कि गवर्नर जनरल 2 शर्तें रखी कि गवर्नर जनरल तो बन के जा सकता हूँ, पर मेरी 2 मांगे हैं, उनको अगर मानते हो तो तभी मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं 2 मांगे ही इस अधिनियम में है। तो यानी कि ये 2 शर्तें थी, और मैं उनकी दोनों शर्तों को विलियम पिट्स द्वारा मान ली जाती है। और वे शर्तें ये थी कि विशेष मामलों में यानी कि मैं विशेष मामलों में कार्नवालिस जो गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग बॉडी थी उसके निर्णय के विरुद्ध भी जा सकता हूँ। उसके निर्णय को मानने अथवा न मानने का मेरे पे कोई अधिकार नहीं होगा, मुझे मानने या न मानने का मेरे पे कोई अधिकार नहीं होगा, उसके कभी भी मैं विरुद्ध जा सकता हूँ। ये सब मेरे को, ये शर्तें भी इसकी मान ली गई। दूसरा, उसे सेना में जो सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ का पद भी उसी को दिया जाए, यानी कि सेना और कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे ही दिया जाए। जो काउंसिल के अंदर एक पद था कमांडर इन चीफ का होना, वो पद भी किसको दे देगा, गवर्नर जनरल को दे देगा, काउंसिल यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे देगा। ये 2 शर्तें मान ली गई प्रधानमंत्री द्वारा इंग्लैंड में, और उसके बाद कॉर्नवालिस को भारत में भेज दिया जाता है गवर्नर जनरल के पद पर। ठीक है। बस यही 2 शर्तें थी, इसी को 1786 का अधिनियम में कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, 2 शर्तें हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो आज का लेक्चर बड़ा लंबा हो गया है, तो इसको मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। मिलते हैं एक नए अधिनियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।